गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यूज टुडे इंडिया। আমি জব্বার আলী এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে ফের আরেকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ कराबो। नमस्कार, आप सभी को न्यूज़ टुडे इंडिया में खैर मकदम है। इस वक्त हम मुखातिब करवाएंगे आपको इनकलाब फाउंडेशन के चेयरमैन और टीएमसी लीडर डॉक्टर सादिकुल इस्लाम से एक खास मुद्दे को लेकर के, जिस मुद्दा को लेकर के पूरा देश में अभी चर्चा हो रहा है और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन किया गया है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वो है वाकफ अमेंडमेंट बिल 2024। चलिए इस सिलसिले में उनका क्या नज़रिया है, क्या कहना है, हम सुनेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। सादिकुल दा, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ टुडे इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे अहम सवाल लोगों को, शायद खास करके माइनॉरिटी लोगों को भी हो या मेजॉरिटी के लोगों को भी है, मुल्क के उन लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज़ वाकफ। वाकफ के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में अगर सबके लिए जिक्र करें थोड़ा। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ टुडे इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने हसास मुद्दे पर आप लोगों से उसकी जानकारी और उसके व्यूज़ को ले रहे हैं, और साथ ही साथ न्यूज़ टुडे इंडिया के जितने भी दर्शक हैं उन लोगों को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं इस शेर के साथ आपके इंटरव्यू का शुरुआत करता हूं कि अमीर शहर की मुझसे सिर्फ इतनी सी शिकायत है। अमीर शहर की मुझसे सिर्फ इतनी सी शिकायत है कि मैं वो सर बनाता हूं जिसे झुकना नहीं आता, कि मैं वो सर बनाता हूं जिसे झुकना नहीं आता। और मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। आखिर सबब क्या है, मैं वही कहता हूँ जो मेरे दिल से गुजरती है। तो अब आते हैं, आपने जो सवाल किया कि वक़फ़ क्या है, वक़फ़ की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वक़फ़ बोर्ड क्या है, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूँ कि वक़फ़ ये एक इस्लामी अमल है जो ज़माना रसूल से ये चला आ रहा है, और इसका ज़िक्र सूरे आले इमरान में भी है कि अपनी किसी प्रॉपर्टी को राहे लिल्लाह, अल्लाह के रास्ते पर खर्च करना। अल्लाह के रास्ते पर मतलब ज़रूरतमंदों को, ग़ुरबा पर, मसाकीन पर, एजुकेशन पर खर्च करना, ये सूरे आले इमरान में भी ज़िक्र है। और ज़माना रसूल में एक यहूदी ने अपने खजूर की बागात को डोनेट किया था अल्लाह के रसूल के पास आके कि मैं मरने के बाद मेरे जो ये 6-7 खजूर के बागात हैं इसको मैं डोनेट करना चाहता हूँ, चाहे वो मजहबी काम पे आप लगा सकते हैं या फिर गरीबों यतीमों पर इसको खर्च कर सकते हैं। फिर उनके 4 साल के बाद ये इंतकाल हुआ, फिर उस बागात को मदीने के ग़ुरबा, मसाकीन और ज़रूरतमंदों पर उसको इस्तेमाल किया गया। तो आपको बता दें कि ये एक इस्लामी अमल है वक़फ़। उसका मतलब है कि कोई भी मुसलमान अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है अपनी ज़िंदगी में या अपने मरने के बाद, यानी मरने से पहले वसीयत कर गया हो कि मेरे मरने के बाद ये मेरी ज़मीन है, ये जायदाद है, ये मेरा घर है, ये मेरे बागात हैं, ये मैं वक़फ़ कर दे रहा हूँ। वक़फ़ कर देने का मतलब अब उस प्रॉपर्टी का मालिक कोई गवर्नमेंट या कोई इंसान या उनके वारिस नहीं हुआ, बल्कि उस प्रॉपर्टी की मिल्कियत जो है वो अल्लाह की मिल्कियत हो गई। और वो अल्लाह की मिल्कियत इस माने में हुई कि उस प्रॉपर्टी की जो आमदनी होगी, इनकम होगा, वो गरीबों में खर्चा किया जाएगा, फ़कीरों में खर्चा किया जाएगा, मजबूर लाचारों में खर्चा किया जाएगा, ज़रूरतमंदों पर खर्चा किया जाएगा। तो ज़माना रसूल से आ रहा है, कुरान में उसका सबूत हमको मिल रहा है। अब आते हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में भी जो हमारे मुगलिया सल्तनत है, गौरी सल्तनत है, इस तरह के जितने भी मुस्लिम हुक्मरान रहे, उनके ज़माने में भी मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को, जायदादों को वक्फ किया, और वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो है वक्फ के अंदर रहा। उसके बाद फिर अंग्रेज़ी पीरियड में 1913 में भी वक्फ बिल पेश किया गया कि वक्फ में क्या प्रॉपर्टीज़ आएंगी, वो किस पर खर्चा होगा, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ये अंग्रेज़ के पीरियड में भी था।
उसके बाद आप जब हमको आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, उससे छुटकारा मिला, फिर 1955 में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, उसमें कुछ तरमीम हुई जिससे ये गवर्नमेंट ने बॉडी बनाई और क्या कहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह कौन चलाएगा, उसके हकदार कौन है, वो किस पर खर्चा किया जाएगा, तालीम पे खर्चा किया जाएगा, हॉस्पिटल पे खर्चा किया जाएगा, समाज के लिए खर्चा किया जाएगा, वीकर सेक्शन के लिए खर्चा किया जाएगा। ये 1955 में अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद 1995 में अमेंडमेंट हुआ। ये अमेंडमेंट होता रहा है कि इस प्रॉपर्टीज़ को कैसे खर्चा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है लगभग तकरीबन 8000 प्रॉपर्टीज वक़्फ़ के अंदर है, 8000 प्रॉपर्टी। और उसकी अगर कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। यानी इससे आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में सबसे तीसरी जो मिल्कियत और प्रॉपर्टीज है वो डिफेंस और रेलवे के बाद वो वक़्फ़ के पास है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को चलाने के लिए एक निज़ाम, एक सिस्टम तैयार किया गया, हुकूमत हिंद ने तैयार किया। वो क्या है? वक़्फ़ बोर्ड। यानी हर स्टेट में वक़्फ़ बोर्ड है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में हर स्टेट में वक़्फ़ बोर्ड है, जो वक़्फ़ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह खर्चा किया जाएगा, कहाँ खर्चा किया जाएगा, उसकी हिफाजत कैसी की जाएगी, इसलिए वक़्फ़ बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और ये 30 पूरे भारत में 30 वक़्फ़ बोर्ड हैं और एक सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ के ये सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड जो है और स्टेट वक़्फ़ बोर्ड, ये तमाम जो 8,000 प्रॉपर्टीज़ हैं और 1 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसको उसकी मतवाली के लिए, उसके देखभाल के लिए, उसको कहाँ खर्चा किया जाए, उनके जो इनकम सोर्स है उनको कलेक्ट करने के लिए ये वक़्फ़ बोर्ड का गठन हुआ है। जी, मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि आपने ही बताया कि ब्रिटिश हुकूमत जाने के बाद जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान तो 1955 में इसका अमेंडमेंट हुआ, 1995 में अमेंडमेंट हुआ। तो फिर अगर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अमेंड करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग खास करके जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर गुलाम रब्बानी, सिद्दीकुल्लाह चौधरी, साबिना यास्मीन, डॉक्टर नादिमुल हक, राज्यसभा के सांसद या मौसम नूर, या फिर कह सकते हैं पिछले संडे ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल, इनके तरफ से जब आवाज़ उठा गया, आवाज़ बुलंद किया गया, तो आप सभी स्टेट बोल रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो आपका मौजूदा सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ये भी आवाज़ नहीं उठा रहे थे। तो अभी आप लोग को तकलीफ किस बात की है? देखिए, तकलीफ इस बात की है, आपने जो सवाल किया, सवाल बहुत अहम है कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 1955 में आया, कानून बना, 1995 में कानून बना, लेकिन उस वक्त इस तरह हंगामा नहीं हुआ, उस वक्त इस तरह के लोग मुखालिफत नहीं किए और अभी इस तरह के लोग मुखालिफत कर रहे हैं। तो मैं पूरी बात आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपके दर्शकों को, कि तब जो कानून बना था 1955 में या 1995 में, तो तब कानून बना था तो उस वक्त जो है सरकार की नीयत साफ थी। उस वक्त कानून बना था कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो इंडिया में है वक़्फ़ की, मुसलमानों ने जो दान किया है, मुसलमानों ने जो खैरात किया है, वो प्रॉपर्टीज़ को कैसे चलाया जाएगा, वो प्रॉपर्टीज़ अगर दूसरे लोग कोई अगर ऑक्युपाइड करके लिया है उसको वहाँ से कैसे लिया जाएगा, उनकी जो आमदनी है वो कहाँ कहाँ खर्च होगा, उस सिस्टम को बनाने के लिए वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल हुआ था। लेकिन मोदी सरकार की जो है नीयत साफ नहीं है, इसलिए कि आपने देखा कि मोदी सरकार जब से आई है वो सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन है। ये गलत है, मैं नहीं मानता हूँ कि मुसलमानों का मोदी सरकार दुश्मन है। मोदी सरकार जवानों का दुश्मन है, मोदी सरकार किसानों का दुश्मन है, मोदी सरकार हिंदुओं का दुश्मन है, मोदी सरकार मुसलमानों का दुश्मन है, मोदी सरकार आदिवासियों का दुश्मन है, मोदी सरकार जो है वीकर सेक्शन का दुश्मन है, मोदी सरकार ST SC का दुश्मन है।
क्योंकि वो जब जब बिल लाते हैं तो देश में वबाला मचता है, देश में मुखालिफत में लोग उतर आते हैं। आपने देखा होगा उन्होंने एनआरसी ला करके पूरे देश को परेशान करके रखा। वो जो है एसटीएस क्या कहते हैं कि वो किसान बिल लाया, तब भी क्या आता है, किसानों को मरवाने का काम किया है। तो ये जो लोग बोलते हैं सिर्फ मुसलमान परेशान होते हैं मोदी सरकार की नीतियों की वजह से, मोदी सरकार की इन बिल की वजह से, ये मैं सरासर गलत मानता हूं। 700 से ज्यादा किसान जो है किसान बिल के विरोध में मरे हैं। हरियाणा में, पंजाब में, यूपी के बॉर्डर में जो किसानों को 4-5 साल से सताया जा रहा है, तो वो उन किसानों में सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें 10% मुसलमान होंगे, 80% हमारे हिंदू भाई है, और जितने लोग मरे हैं उसमें 95% जो है वो हिंदू भाई है। तो इनकी बिल से, इनकी ऑर्डर से, इनकी हुक्मरानी से, इनकी हुकूमत से, इनकी नीयत से जो है देश के हर व्यक्ति जो है अफेक्टेड है और परेशान है। इस बिल में जो वो ला रहे हैं अमेंडमेंट बिल, तो मुसलमान सिर्फ परेशान नहीं होगा, क्योंकि वक़्फ़ की जो मैंने 8000 की प्रॉपर्टीज़ बताया आपको, 1 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मुसलमानों के पास नहीं है, वक्फ बोर्ड के अंदर है। और वक्फ बोर्ड जो है मुतवल्ली बनाते हैं और उसको चलाने के लिए केयरटेकर होता है, ऑफिसर्स होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो वो अपनी जिम्मेदारी से वो ज़मीन किसी स्कूल को डोनेट किया है, किसी हॉस्पिटल को डोनेट किया है, किसी मदरसे को डोनेट किया है, किसी गरीब लोगों को कॉलोनियाँ बसाया है। आप इस्लामपुर में भी देखेंगे, हमारे इस्लामपुर के मतवल्ली जो है करीम चौधरी साहब हैं, वो बहुत सारी ज़मीनों को डोनेट किया। हाई स्कूल को देखिए, तिस्ता की जो ज़मीनें हैं, थाना कॉलोनी को है, यहाँ हज़ारों वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर ये बिल आता है और ये बिल पास हो जाता है बदकिस्मती से, तो क्या कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हाई स्कूल में 90% हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बच्चे अफेक्टेड नहीं होंगे। तो इनके बिल में जो है बेसिकली मैं आपको 40 अमेंडमेंट है, उनमें से मोटी मोटी 3 चीज़ आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ किया, ये अब अल्लाह की मिल्कियत है। और अल्लाह की मिल्कियत का इस्तेमाल किस में होगा? गरीबों में होगा, ज़रूरतमंदों में होगा, वीकर सेक्शन के लिए होगा, स्कूल कॉलेज के लिए होगा, हॉस्पिटल के लिए होगा। तो फिर ये जब बिल आएगी तो दस्तूर हिंद में आप जानते हैं कि सेक्शन 14, सेक्शन क्या कहते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26 में क्या है, दस्तूर हिंद में, संविधान में क्या है कि हमारे देश के हर मजहब के मानने वालों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने मजहब पर अमल पैरा हो सकते हैं, वो अपनी इबादत गाहों पर इबादत कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत खुद कर सकते हैं और अपने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को वो खुद चला सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार जो है जब इस बिल में अमेंडमेंट कर रहे हैं तो एक ला रहे हैं कलेक्टर का वो दखल अंदाजी, वो कलेक्टर नाफिज करेंगे। जब कलेक्टर नाफिज करेंगे तो कलेक्टर वो अपनी मनमानी करेगा, तो मुसलमानों के इख्तियारात को छीनने का मोदी सरकार काम कर रहे हैं। उसके बाद मोदी सरकार इस बिल में एक पॉइंट ये दे रहे हैं कि एक लिखित में किसी ने वक़्फ़ किया, रिटर्न में दिया है, और एक ज़ुबानी तौर पर दिया है, तो जो रिटर्न में वक़्फ़ किया गया है उसको ही सिर्फ माना जाएगा और जो जुबानी तौर पर दिया जाए वो माना नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले आप इस बात को क्लियर कर लीजिए। तो इसका मतलब हज़ारों प्रॉपर्टी ऐसा है इस्लाम में कि जुबानी तौर पर भी लोगों ने कहा है कि मैं ज़िंदा रहते हुए मेरी ये प्रॉपर्टी मैंने वक्फ कर दिया है, मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी वक्फ हो गई है। तो वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड से निकल जाएगा। जब वक्फ बोर्ड से निकल जाएगा तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ऑक्युपाइड कर लेगी या दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम आएगा कलेक्टर वाला। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो जुबानी तौर पर जो प्रॉपर्टी दी गई है वो प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों की मजहबी मामलात में भी क्या कहते हैं मोदी सरकार इंटरफियर कर रही है। तो अब तक मोदी सरकार जो है लोगों के हुकूक को पामाल कर रहे थे, किसानों के हुकूक को पामाल कर रहे थे, कम्युनिटीज़ के हुकूक को पामाल कर रहे थे। अब तो वो अल्लाह के हुकूक को पामाल करना चाहते हैं। तो जो अकड़ता है खुदा उससे पकड़ता है। आप पूरी दुनिया के इतिहास को आप उठाओ, आप देखो नमरूद ने अकड़ा खुदा ने उससे पकड़ा, फिरौन अकड़ा खुदा ने उससे पकड़ा, शद्दाद अकड़ा खुदा ने उससे पकड़ा। मोदी भी अकड़ रहा है,
खुदा उसको पकड़ेगा और खुदा की मार से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि कुरान में है कि व इन्ना बतशा रब्बका लशदीद, जो अकड़ता है खुदा उससे पकड़ता है, यानी जो भी अकड़ेगा खुदा उससे पकड़ेगा, क्योंकि खुदा की पकड़ जो है बहुत सख्त होती है। अब रही, आपने कहा कि इस बिल के जो विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, हमारी सीएम माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप जो है इस बिल के मुखालिफत में मोदी सरकार को या जेपीसी को आप लिखो। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया। उसके बाद जब मिल्ली काउंसिल ने मीटिंग किया, उसमें कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री थे, हमारे ग्वालपखोर के मंत्री और वेस्ट बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि विरोध कहीं नहीं हुआ है, विरोध हुआ है, लेकिन जिस पुरजोर अंदाज में, जिस बेबाकाना अंदाज में, जिस शेर दिली से जनाब गुलाम रब्बानी साहब ने विरोध किया है, हिंदुस्तान में किसी लीडर ने ऐसा विरोध नहीं किया इस बिल का। तो मैं तो गुलाम रब्बानी साहब की इस बात को सल्यूट करता हूं कि जब जब इस तरह की समाज पर, मजहब पर, देश पर, प्रदेश पर कोई बात आती है, आंच आने का आशंका होता है, तो गुलाम रब्बानी साहब और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी होती है। इससे पहले भी मिसालें हैं, जब एनआरसी वगैरह लाया गया तो ममता बनर्जी ने पूरे देश में सबसे ज़्यादा विरोध किया और गुलाम रब्बानी साहब ने विरोध किया। आपके पास ही में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच की बात आई थी, उस वक्त भी उस लड़ाई में आगे आगे पेश गुलाम रब्बानी साहब को देखा गया था। तो इनका ये जो बेबाकाना तेवर है कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब देश की सभ्यता पर, देश की संस्कृति पर, जब समाज पर, जब मजहब पर, जब हमारे राज्य पर, हमारे राज्य की प्रॉपर्टी पर जब कोई बात आती है, तो गुलाम रब्बानी साहब बेबाक होके बोलते हैं। मैंने उस दिन उनका वीडियो क्लिप को देखा, देख के दिल बाग बाग हो गया कि उन्होंने जिस पुरजोर तरीके से उनका विरोध किया, विरोध ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी धमकी दिया कि अगर इस बिल को तरमीम किया गया, अमेंडमेंट किया गया, तो पूरे देश में हमारी सरकार और हमारे लोग और हम जो है सड़क से लेके संसद तक इसका विरोध करेंगे। तो ये खुश आइन बात है। ये सिर्फ गुलाम रब्बानी साहब की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है और ना सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है, बल्कि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा तो बहुत सारे हिंदू लोग, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं कि गुरुद्वारा और बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेज और बहुत सारे क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स जो है और कॉलोनीज जो है हिंदुस्तान के वक्फ की प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है। अगर ये अमेंडमेंट बिल आता है तो मुसलमानों पर तो असर पड़ेगा ही, वक्फ बोर्ड में तो असर पड़ेगा ही, बल्कि हजारों हिंदू भाई, सिख भाई, जैन भाई, ईसाई भाई भी परेशान होंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि मोदी जब जब कोई बिल लाता है तो देश के हर नागरिक परेशान होते हैं और हर नागरिक पर जो है परेशानी लायक होती है, इसलिए लोग जो है रास्ते में उतर करके मोदी सरकार की विरोध करते हैं। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, ये अच्छा मौका है श्री नीतीश कुमार जी का और जो है चंद्रबाबू नायडू का कि इस बिल के प्रोटेस्ट में, इस बिल के अगेंस्ट में, इस बिल के मुखालिफत में खड़े होकर के जो है वो अपना समर्थन खींचे और मोदी सरकार को जितना जल्दी हो सके गिराए। अगर मोदी सरकार को नहीं गिराया जाता तो ये देश के लिए घातक है, देश के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि मोदी सरकार जो हिंदू मुस्लिम की खाई कर रहे हैं, जो गड्ढे कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की भाईचारे के लिए जो खतरा कर रहे हैं, और देश की सालिमियत के लिए जो खतरा है, देश की जो प्रॉपर्टीज के लिए जो खतरा है, ये मोदी सरकार जो पैदा कर रहे हैं वो आने वाले 100 साल तक भरपूर नहीं होगा, उसको पूरी नहीं की जाएगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं नीतीश कुमार जी से और चंद्रबाबू नायडू जी से कि उनसे समर्थन खींचे और देश की हित के लिए काम करे, हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए काम करे, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टीज को और हिंदुस्तान के लोगों को बचाने के लिए काम करे। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे डॉक्टर सादिकुल, आप कांग्रेस में थे, उसके बाद एक तंजीम के भी आप फाउंडर चेयरमैन हैं, इनकलाब फाउंडेशन के तंजीमी तौर पर भी कहें तो आप बहुत स्ट्रांग रहे और आखिर में अभी
मौजूदा जो सरकार है तृणमूल कांग्रेस के, उस पार्टी में शामिल होकर तृणमूल नेता हैं आप, तो आपके सरकार या फिर आपके दल के स्टैंड पॉइंट क्या रहेगा इस बिल पे? क्या इसका विरोध के लिए आप ग्रास रूट लेवल या तृणमूल स्तर तक जाएंगे और इसका विरोध के लिए आप काम करेंगे? देखिए, जो सरकार की नीयत और सरकार का जो मंशा है वो मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब ने उस दिन अपनी स्पीच में बता दिया है कि ममता बनर्जी हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आदेश दिया है अपने चीफ सेक्रेटरी को कि आप लेटर लिखो जेपीसी को, जॉइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड को। तो इसका मतलब हमारी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री जो है इस बिल के अगेंस्ट हैं। उसके बाद गुलाम रब्बानी साहब ने अपनी भाषण में अपने बेबाकाना तेवर से बता दिया है कि वो खुद भी सरकार की तरफ से भी और एक फर्द होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, क्या कहते हैं, वफादार हिंदुस्तानी होने के नाते गुलाम रब्बानी वजीर साहब ने अपना विरोध जता दिया है। और रही मेरी बात कि मैं इनकलाब फाउंडेशन चला रहा हूँ, मैं कांग्रेस से टीएमसी में आया हूँ, तो मैं किसी भी पार्टी में रहूँ, मुझे पार्टी रखे या पार्टी निकाल दे, मुझे कोई पोस्ट दे या ना दे, मेरा जो स्टैंड है वो क्लियर है। वो समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, मजबूरों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा था, उठाता रहूँगा और जब तक जिंदा रहूँगा लोगों के हुकूक के लिए, समाज के हुकूक के लिए, मुसलमानों के हुकूक के लिए मैं लड़ता रहूँगा। इससे पहले भी मैं किसी पार्टी में नहीं था। जब एनआरसी की बिल आई थी तो रजा कमेटी ने जो ऑर्गेनाइज किया था तो सबसे पहल मैंने की थी रजा कमेटी की सपोर्ट में, और हम लोगों ने 1.5 से 2 महीना जो है महिलाओं को लेकर के हमने एनआरसी का विरोध किया था, सीएबी का विरोध किया था। तो जब जब समाज पर कोई ऐसी आफत आती है किसी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी बिल की वजह से समाज परेशान होता है, तो किसानों के लिए हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इस्लामपुर की धरती पर रैली करके हमने किसानों के लिए भी खड़ा हुआ था। तो जब जब इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी तो फेवर में है, टीएमसी पार्टी फेवर में है, मुख्यमंत्री फेवर में है, वजीर फेवर में है। अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, जोट समझिए तो संसद में जो इंडिया जोट का संसद है वो भी इस बिल के खिलाफ है या आपके फेवर में है, कह सकते हैं? देखिए, हर वो नागरिक जो इस बिल को समझता है और इस बिल के जो नुकसानात हैं समझता है, तो हर नागरिक सिर्फ विरोधी दल या कांग्रेस या टीएमसी या कोई पार्टी या कोई एनजीओ नहीं, बल्कि हर इंसान जो है इसका विरोध करेगा। क्योंकि मोदी सरकार जब भी कोई बिल लाती है तो देश के नागरिक परेशान होते हैं। और एक बात बता दूं कि गुलाम रब्बानी साहब ने या हमारी सरकार ने खाली विरोध नहीं किया, बल्कि गुलाम रब्बानी साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जितने एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो तमाम लोग भी अपना विरोध दर्ज करे, लेटर दे करके, ईमेल कर करके, प्रोटेस्ट कर करके। और वो लोगों ने किया इनकलाब फाउंडेशन के तरफ से, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के रजा कमेटी और अल हिंद फाउंडेशन है ग्वालपकोर के, और क्या कहते हैं ग्वालपकोर 1 आपका चाकुलिया के, चोपड़ा के, बहुत सारे एनजीओ और ट्रस्ट ने अपने लिखित में जो है इस बिल के विरोध में मेमोरेंडम दिया है जेपीसी को। और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क से संसद तक घेराव करेंगे, लेकिन मोदी सरकार को ये बिल लाने नहीं देंगे, इस बिल में तरमीम नहीं करने देंगे, इस बिल में अमेंडमेंट नहीं करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अनेक धन्यवाद। आप सब सुन रहे थे न्यूज़ टुडे इंडिया में डॉक्टर सादिकुल इस्लाम, जो कि फाउंडर चेयरमैन इनकलाब फाउंडेशन और सियासी तौर पर अभी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व हैं। इसी तरह के हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट, इन्फॉर्मेशंस और देश के मौजूदा हालात पर चर्चा देखने के लिए जुड़े रहना पड़ेगा पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया में। दिस इज चीफ रिपोर्टर साइनिंग ऑफ, बट मीटिंग विथ सम पॉलिटिकल न्यूज़ आफ्टर सम टाइम। टिल देन स्टे ट्यून्ड।